राधे राधे। नवनीत कुमार जी कह रहे हैं हेलो। चलो भाई, आप लोगों की वजह से ही क्लास में ये होता है कि भगवान का नाम लेने का मौका मिल जाता है, वरना तो पूरा दिन कहाँ जाता पता ही नहीं चल रहा। तो अगर ऊपर हम गए, स्वर्ग में अगर प्राप्ति हुई, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को भी जाना चाहिए ना। सुबह सुबह भगवान का नाम आपकी वजह से लिया जा रहा है। सुजीत, सुमित, नितिन, विक्की, वीकेबी, सपना, योगेंद्र, विशाल, तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव सर, हर हर महादेव भाई। संटू, सुजीत, सुजीत कुमार जय भीम सर, जय भीम भाई। योगेंद्र कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गौतम, मैत्री, रविंद्र राउत, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रोमिस राणा, गुड मॉर्निंग। प्रोमिस खुद से नाम रखा, घर वालों ने रखा हुआ है ऐसे प्रोमिस, तो ये बढ़िया नाम रखा है वैसे देखा जाए तो। निशांत सिंह, हर महादेव, जय श्री राम, गोपीचंद। चलो सभी को नमस्कार। अच्छा, कल की क्लास में हमने ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण जो है, इसका जो फॉर्मूला है कि दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसका फॉर्मूला है F = G m1 m2/r²। हमने इसका पूरा एकदम डिटेल में पोस्टमार्टम किया था, 1 घंटे कल हमने इसी के आसपास की बात की। ये फॉर्मूला कब वैलिड है ये आपको बताया। ये आपको बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो केंद्रीय बल होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं। दोनों वस्तुओं के जो केंद्र हैं उनको मिलाने वाली लाइन के अनुदिश लगेंगे। इसमें हमने आपको बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, ये वीक फोर्स है, कमजोर बल है, लेकिन हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, ये हर रेंज पर काम करते हैं। इस तरह की बातें हमने बहुत बढ़िया से क्लास में समझी और उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। योगेंद्र भाई पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। हाँ, तो तुम कह रहे हैं जय श्री राम, हरिंद्र सिंह जय भीम सर, जय भीम भाई, जय भीम। आ जाओ। अब हमारे पास में कल हमने कैपिटल जी का हल्का सा जिक्र किया था और मैंने कहा था कि कैपिटल जी जो है क्लास 16 की पेन जी नहीं मिला, पेन जी नहीं मिली है, वो शायद देखते हैं आज मिल जाएगी शायद आपको। एक बच्चे कह रहे हैं सर जय भीम क्या है। अरे भाई, सबको अपने ग्रीटिंग के तरीके हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, ज़्यादा खोजी मत बनो। देखो, कल हमने कैपिटल जी की बात की, तो कैपिटल जी की हमने वैल्यू पढ़ी 6.67 गुणा 10 की पावर -11। संगीत से लग रहा है, 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कम से कम 5 से 6 सेट में या तो उसने कैपिटल जी की वैल्यू पूछी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू पूछी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, या इसका मात्रक, इसकी यूनिट पूछी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी मैंने कहा कि कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, पाई की तरह, तो उसमें कुछ पढ़ने का खास था नहीं। आज हम बात करेंगे क्लास में स्मॉल जी की, उसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब लिखेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, इसे लिखते हैं हम जी से। इसका मैंने हल्का सा जिक्र पहले कर रखा है, आज ये सब बहुत डिटेल में हम समझेंगे। इस बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आते हैं। और स्मॉल जी की वैल्यू जो है आप सभी को पता है कि धरती की सतह पर, अर्थ पर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है धरती पर वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, जो हमने पहले बताया था, एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा देते हैं और फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे। कमेंटबाजी करने के बंद, ठीक है, तो बच्चा फालतू कमेंटबाजी ना करे एक भी। देखो, हमने कहा बेटा कि एक्सेलरेशन, यानी कि हम किस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज, वेग में परिवर्तन, जो वेलोसिटी बदलती है उसमें एक्सेलरेशन कहते हैं। वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी पैदा कर दे, वो त्वरण जो गुरुत्व पैदा कर दे। ग्रेविटी क्या होती है, जो धरती फोर्स लगाती है उसमें कहते हैं ग्रेविटी। तो वो एक्सेलरेशन जो धरती के फोर्स की वजह से, जो धरती के बल की वजह से पैदा हो, उसमें कहते हैं गुरुत्व त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और धरती की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके हाथ में कोई भी वस्तु, अगर आपसे छोड़ोगे तो जब वो वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी तो उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी, हर सेकंड। या राउंड फिगर मैंने कहा था कि आप इसे 10 मान लो, यानी कि धरती पे जब कोई वस्तु गिरती है तो उसकी स्पीड फिक्स है, हर सेकंड कितनी बढ़ेगी, 10। अभी 0 है, छोड़ दी, 1 सेकंड के बाद 10, 2 के बाद 20, 3 के बाद 30, यानी कि हर सेकंड बराबर ही स्पीड बढ़ रही है। इसलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। मतलब जब कोई वस्तु फ्री फॉल करती है, मुक्त रूप से गिर रही होती है, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होता है, हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन फिक्स है कि हर सेकंड स्पीड 10 ही बढ़ेगी, या हर सेकंड ऊपर फेंकेंगे कोई वस्तु को, हर सेकंड स्पीड 10 ही घटेगी। तो मुक्त रूप से गिर रही वस्तु, फ्री फॉल कर रही वस्तु का त्वरण जो होता है फिक्स होता है कि हर सेकंड इंक्रीमेंट बराबर देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक, अब हमें पता चल गया कि धरती पर जब किसी वस्तु को हम छोड़ते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो हर सेकंड लगभग 10 बढ़ती है, और ऊपर छोड़ेंगे तो 10 घटेगी। लेकिन अगर मैं मून पे चला जाऊं तो सारा खेल बदल जाएगा। जैसे मून पे जाएंगे तो मून की जो ग्रेविटी है उससे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा, वो धरती पर जितना एक्सेलरेशन है ना, धरती पर जी की जो वैल्यू है, मून पर उसका होता है 1/6। तो धरती पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 9.8, मून पर इसका 1/6 है, यानी हो जाएगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाओ, यानी कि अगर मैं मून पर जाकर सेम पत्थर छोड़ दूं जो धरती पर छोड़ा था, तो मून पर बहुत ही आराम से नीचे गिरेगा। मून पर जब किसी वस्तु को छोड़ोगे तो उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 नहीं बढ़ती। मून पर जब मैं किसी पत्थर को छोड़ूंगा तो उसकी स्पीड हर सेकंड 1.63 ही बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो मैं मार्कर छोड़ रहा हूँ, वो जल्दी नीचे आ रहा है, आपको दिख भी रहा है से, है ना। मून पे मार्कर आपको साफ साफ दिखता है गिरते हुए कैमरे के सामने। तो जब कोई भी चीज नीचे आएगी तो उसकी स्पीड हर सेकंड 1.63 ही बढ़ेगी। तो मून पर जी की वैल्यू अलग है। ऐसे ही अगर हम चले जाएं जुपिटर पे, बृहस्पति ग्रह पर, वहां पर जो जी की जो वैल्यू है वो धरती पे जी की वैल्यू की 2.5 गुना है, लगभग 2.5 गुना। तो वहाँ जी की जो वैल्यू है वो है धरती पे 10 है, वहाँ 2.5 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जुपिटर बड़ा खतरनाक माहौल हो जाएगा। जुपिटर पर पत्थर छूटेगा ना आपके हाथ से, 1 सेकंड के बाद स्पीड 25 बढ़ेगी। तो अगर कोई बॉक्स आपके हाथ से छूटा धरती पे और आपके पैर के मुट्ठी पे टकराया, चोट लगती है, जुपिटर बहुत खतरनाक चोट लगेगी, क्योंकि ठीक 1 सेकंड के बाद स्पीड 25 बढ़ जाएगी। तो ज्यादा स्पीड से पैर पर टकराया कोई भी बॉक्स, तो वहां पर गलती ये बड़ी खतरनाक सजा है। जुपिटर पे बृहस्पति ग्रह, ग्रहों के भी गुरु हैं बृहस्पति। कहते हैं कई बार कि इसका गुरु कमजोर है, इसका गुरु मजबूत है ज्योतिषी में, है ना। वजह से समय बढ़ रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि लोग ज्यादा और एस्ट्रोलॉजी को मानने लगे हैं। पहले तो कोई मानता था, अब सभी मान रहे हैं। ऑनलाइन वाला जमाना भी आ गया, ठीक है। सबसे बड़ी ये है कि क्यूरियोसिटी हमारे अंदर कई बार होती है ना, से भले मजे मजे में आते हैं, हाँ जी बता दो ये क्या है। अगर किसी अंदर भी क्यूरियोसिटी है तो एक सिद्धांत अपना ये लेके चलो कि आपसे किसी से आप मिले, उसने कहा भाई साहब आपको सरकारी नौकरी लिखी है, आपको तो लगनी है, एकदम तुरंत उसकी बात मान लो।
बस अब मुझे और मेहनत करनी है। किसी ने कहा कि नहीं लगेगा, बेवकूफ बना रहा, पागल है तो, है ना। लेकिन नेगेटिव का है उस वहीं के में भूल जाओ, पॉजिटिव का उसे ऐसा सोच लो कि बिल्कुल सही कह रहा है ना। तो ये सिद्धांत में चलना है। तो अर्थ पे जी की वैल्यू 10, मून पे 1.63, जुपिटर पे 25 के आसपास, मंगल ग्रह पे जो है जी की वैल्यू वो कुछ है, मार्स पे सबकी याद नहीं करनी, वैसे बता रहा हूँ दो चार कैसे। 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। एक तो आपको मून की याद रखनी है कि मून पर जी का मान तो इंपॉर्टेंट आता है पेपर में कि मून पर जी का जो मान है वो धरती पर जी का मान का 1/6 है। एक आपको जुपिटर पे याद रखना कि 25 गुना है, ओ सॉरी 2.5 गुना है, यानी कि 25 है। अब मैंने देखो क्यों बताया आपको ये। जैसे आपने देखा सर जी की जो वैल्यू है, स्मॉल जी अलग चीज है। स्मॉल जी क्या है, वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी पैदा करे। कैपिटल जी तो कांस्टेंट था, उसका तो कुछ पढ़ने का लायक था नहीं, उसमें तो फिक्स वैल्यू है। स्मॉल जी क्या है कि वो एक्सेलरेशन, वो त्वरण जो ग्रेविटी पैदा करे। तो हमने देखा कि धरती पे जी की वैल्यू है 10 के आसपास, मून पे 1.63, जुपिटर पे 25, मंगल पे 3.77। इसका मतलब ये है कि अलग अलग ग्रहों पर, अलग अलग आकाशीय पिंडों पर, अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज पर अगर जी की वैल्यू अलग अलग है, कहीं पे 25, कहीं पे 10, कहीं पे 1.63, कहीं पे 3.5 के आसपास, इसका मतलब है कि जी की वैल्यू किसी बात पर निर्भर करती होगी, तभी तो अलग अलग जगह इसकी वैल्यू अलग अलग है। अब देखो जो बेटा जी है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बड़ा ध्यान से देखना, सब कोई क्वेश्चन बनेंगे क्लास में। अब ये स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बेटा कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, इसके लिए तो पूरा ब्रह्मांड फिक्स से भूल जाओ। यानी कि जी की जो वैल्यू है वो एम और आर, यहाँ पे एम क्या है, प्लेनेट का ग्रह का मास है, जिस भी आकाशीय पिंड पर आप हैं, मास ऑफ प्लेनेट ग्रह का द्रव्यमान, और आर क्या है, उस ग्रह की त्रिज्या जिस पर आप खड़े हैं, रेडियस ऑफ प्लेनेट, ग्रह की त्रिज्या। अब सब बच्चे बड़े ध्यान से देखो, क्या जितने भी प्लेनेट हैं क्या सबके मास और रेडियस बिल्कुल सेम है, धरती के जैसे नहीं। हर एक ग्रह का मास और रेडियस धरती से अलग अलग है, तो सबका मास और रेडियस अलग अलग है, तो इसलिए सब पर जी की वैल्यू अलग अलग आएगी, सब पर जी की वैल्यू अलग अलग। तो जी का मान अलग अलग आकाशीय पिंड पर, अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज पर इसलिए अलग अलग है क्योंकि सबके द्रव्यमान और सबकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस ग्रह पर है, उसका मास क्या है और उसका रेडियस क्या है। तो मास और रेडियस के बदलने से जी की वैल्यू बदल जाती है, इसलिए हर जगह जी का मान आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपसे मैं कहूँ एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट का मास जो है धरती के मास का ठीक डबल है, अर्थ के मास का दुगना, लेकिन इस प्लेनेट की जो रेडियस है वो धरती की जो रेडियस है उसकी आधी है, यानी मास दुगना है और रेडियस आधी है। तो बताओ इस ग्रह पर जो जी की वैल्यू होगी वो धरती पर जी की वैल्यू की कितने गुना आएगी। करो ये। एक बच्चा कह रहा था मेरे रेलवे के एग्जाम में जुपिटर और अर्थ का रेशियो पूछा था, तो 2.5 आ गया रेशियो। जुपिटर पर जी का मान जो है ना धरती पर जी के मान का कितना है, 2.5 गुना। करो ये वाला। जुपिटर वैल्यू 25 है, धरती पर 10 है, तो रेशियो निकालोगे तो 2.5 आएगा कि नहीं आएगा। हम्म, देखो अब उसने कहा कि ग्रह का मास दुगना है, रेडियस आधी है, तो जी के लिए बताओ। तो जैसे उसने बेटा जी का ने पूछा, तो जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आप किसी भी ग्रह पर चले जाओ तो कैपिटल जी का मान तो बदलता नहीं है, लेकिन इस ग्रह का मास कितना दुगना, तो मास दुगना है तो मास तो ऊपर लिखा, फॉर्मूले में दुगना ऊपर लिख दो, ठीक है। रेडियस कितनी है, आधी, तो रेडियस नीचे लिखा हुआ है तो आधा नीचे लिख देंगे। लेकिन आप एक चीज देखना, रेडियस पे स्क्वायर भी है तो आधे का भी स्क्वायर होगा, तो अगर 2/1/4 तो 4 पहुंच गया ऊपर, यानी इस ग्रह पर जी का जो मान है धरती पे जी के मान का 8 गुना होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने 8 ही गुना लिखा है, तो देखकर मैं बढ़िया लगा, 8 गुना आंसर। पूरा समय दिया मैंने क्वेश्चन करने का। तो पूछता है कि इस ग्रह पर जी की वैल्यू क्या होगी, कितने गुना होगा, तो 8 वैल्यू होगी कितनी, धरती पे 10 है, यहाँ पे 8 यानी कि 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यानी इस ग्रह पर एक्जेक्ट वैल्यू पूछ ले, गुना पूछेगा तो 8 गुना, और वैल्यू पूछेगा तो जी के लिए 10 मान लेते हैं 9.8 की जगह, ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन हमारी। तो 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भाई साहब खतरनाक हो जाएगा ग्रह। देख रहे हो, मास डबल, धरती जितने किलो की उससे दुगना, और दुगना मास आधी त्रिज्या में जब समा जाएगा तो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी होगी इसकी ग्रह की। ऐसे ग्रह पर जी का मान 80 आ रहा है, गलती से अगर एक छोटा सा पत्थर भी आपके हाथ से छूट गया और पैर के अंगूठे पे लग गया, अंगूठे पे इतना भयंकर टकराएगा कचूमर निकाल देगा उसका। भैया बेटी देखो इस ग्रह पर जी की वैल्यू 80 है, यानी ठीक 1 सेकंड के बाद ही स्पीड 80 बढ़ जाएगी, 80। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि अलग अलग ग्रह पर जी का मान अलग अलग है। उन सब की वजह यह है कि सब ग्रह के मास और रेडियस अलग अलग होती है, इसलिए सब जगह जी का मान अलग अलग है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में 2 पत्थर हैं, एक 5 किलो का है और एक 10 किलो का है, अगर मैं इन दोनों को सेम हाइट से गिराऊं तो पहले जमीन पर कौन सा आकर गिरेगा, 5 किलो वाला कि 10 किलो वाला। आप किस पर टिक लगाएंगे। सेम साइज के 2 पत्थर हैं, एक 5 किलो वजन का, एक 10 किलो का, सेम हाइट से गिराऊंगा तो पहले जमीन पर आकर कौन गिरेगा, ये आपको बताना है। सेम हाइट से गिराए हैं, एक 5 kg का है, एक 10 kg का है, सेम हाइट से गिराएंगे तो पहले कौन सा नीचे गिरेगा। जो चक्कर 5 किलो वाला उसका तो बिल्कुल ही गलत है, अमित राज का ठीक एकदम, अभिषेक का भी गलत है। देखो बेटा दोनों बिल्कुल एक साथ ही गिरेंगे। यहाँ पे बात ध्यान से देखना, जब मैंने आपसे कहा कि आप धरती पे किसी वस्तु को छोड़ दो
तो उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। तो मैंने थोड़ी ना कहा आपसे कि हल्की वस्तु की 9.8 बढ़ेगी, भारी की। धरती पे किसी वस्तु को छोड़ोगे हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 बढ़ती है। अब 5 किलो वाले की स्पीड भी हर सेकंड 9.8 बढ़ रही है, 10 किलो वाले की भी। जैसे स्पीड की बढ़ रही है वैसे इसकी बढ़ रही है, दोनों एक साथ गिरेंगे। जी की जो वैल्यू है भाई वो ग्रह के मास पर डिपेंड करती है और ग्रह की त्रिज्या पे। जो वस्तु गिरा रहे हो उसका मास तो फॉर्मूले में ही नहीं, तो सेम हाइट पे दो चीजें गिराओगे बिल्कुल एक साथ नीचे आकर गिरती हैं, उनका मास कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि डेली लाइफ में हमें थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। कब? खासतौर से अगर एक वस्तु बहुत भारी ले लें, एक ले लें 20 किलो की, एक ले लें चिड़िया का पंख, तो आपको दिखेगा कि 20 किलो की वस्तु पहले गिर जाएगी और चिड़िया का पंख बाद में गिरेगा। तो इस समय कंफ्यूजन हो जाता है कि भारी चीजें पहले गिरती हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है, डेली लाइफ में दिक्कत क्या है कि हमारे आसपास एयर हवा है और फिजिक्स में एयर का इफेक्ट नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो मेरे आसपास जो एयर है, जो हवा है, अगर ये एयर ना हो, मेरे आसपास हवा ना हो, तो फिर भाई साहब आप एक 10 किलो का पत्थर लेना, एक चिड़िया का पंख लेना, अगर वैक्यूम है, निर्वात है, चिड़िया का पंख बिल्कुल वैसे ही गिरते दिखेगा जैसे आपको पत्थर गिरते दिख रहा है। चिड़िया का पंख ले लिया आपने, कागज का पन्ना ले लिया, सिक्का ले लिया, अमरूद ले लिया, सेब ले लिया, सबको एक साथ गिराओ, एक साथ नीचे आकर गिरेंगे। तो अगर वैक्यूम लिख दे तो इवन कागज का पन्ना, चिड़िया का पंख बिल्कुल उसी रफ्तार से गिरते हैं, रफ्तार से पत्थर गिरा होता है, पत्थर जैसा आ रहा है, सोचो चिड़िया का पंख बिल्कुल उसी गिर रहा हो, क्या मजा आएगा देखने में। पर हम डे लाइफ में नहीं देख सकते कि आसपास एयर है। तो निर्वात वैक्यूम में तो सेम हाइट से अगर हम दो चीजें गिराते हैं तो बिल्कुल एक साथ जमीन पर आकर वो टकराती हैं। अभी डे लाइफ में एयर फ्रिक्शन की वजह से आपको अगर बहुत ज्यादा फर्क आ जाए तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी समझने में। लेकिन आप एक काम करो, बहुत ज्यादा फर्क वाली चीज मत लो। अभी घर में आज क्या करना, एक पानी की बोतल फुल ले लेना, फुल बोतल पानी की, एक आधी बोतल भर लेना पानी की, उन दोनों को छोड़ना 1 2 3 बोलकर बिल्कुल एक साथ जमीन पर टकराएंगे, जबकि फुल बोतल भारी है, आधी वाली तो हल्की, एक साथ ही गिर रही है, क्योंकि जैसे स्पीड की बढ़ रही है वैसे इसकी बढ़ रही है, बिल्कुल एक साथ गिरेंगी। तो निर्वात में वैक्यूम में अगर हम सेम हाइट से दो चीजें गिराएं फिर उनके मास कुछ भी हो, 1 ग्राम हो, 1000 ग्राम हो, बिल्कुल एक साथ आकर नीचे गिरेंगी, एक साथ चलती हैं वो। तो आप लिखेंगे, हम पहले हिंदी लिखेंगे, निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं, निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर, निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर जमीन से आकर टकराती हैं। निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर जमीन से आकर टकराती हैं, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो, When two objects are dropped, DRO double P आएगा ड्रॉप में कि सिंगल आएगा? When two objects are dropped from same height in vacuum, comma, they strike at the same time on the surface of earth, irrespective of their masses, डबल के सिंगल ड्रॉप, तो जो भी है सिंगल भी अजीब से लग रहा है, डबल भी अजीब से लग रहा है, देख लेते हैं ना। तो लिखेंगे, निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर, ये सही जो लिखा मैं, निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर जमीन से आकर टकराती हैं, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, है ना। ये इंपोर्टेंट है, बताता है, ये बिहार का फेवरेट है, इस के पेपर में पूछते हैं क्या है। इससे हमारे साथ दूसरी गिराएंगे निर्वात में, एक साथ आकर गिरेंगी, चाहे गोरैया पक्षी का पंख हो, चाहे एप्पल हो, एक साथ, ठीक है। अब इसे हम थोड़े से आपको और बताते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, समझ गए बेटा। सेम हाइट पे मैं दो चीज ले रहा हूँ, एक ये, इसमें जो पहले वाली वस्तु है मैंने ड्रॉप किया, इस जमीन पर टकराई, सेम इसी टाइम पर जिसे मैंने ड्रॉप किया, इस दूसरी वस्तु को मैंने हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में फेंक के मारा u वेलोसिटी से, यानी सेम टाइम पर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक वस्तु को मैंने ड्रॉप कर दिया, ऐसे गिरी, और उसी टाइम पर एक को मैंने क्षैतिज हॉरिजॉन्टली फेंक के मारा, तो इसे हमने फेंका तो हॉरिजॉन्टली, तो ग्रेविटी तो इसमें लगेगी, तो ये भी नीचे गिरेगी, ये कुछ ऐसे आके गिरी। तो पहले वाली वस्तु से मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, इसे नीचे आने में लगा t1 समय, दूसरे वाली को नीचे आने में लगा t2 समय। बताओ कौन सा टाइम ज्यादा है, t1 ज्यादा है कि t2? इसे नीचे आने में ज्यादा समय लगा होगा। सेम हाइट से दो वस्तुएं हैं, एक को लेकर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और एक को मैं कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिशा में फेंक के मार रहा हूँ, तो कौन सी वस्तु को नीचे आने में अधिक समय लगेगा ये आपको बताना है। t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है? हाँ, तो बच्चे कह रहे हैं t1, कुछ कह रहे हैं t2, कुछ कह रहे हैं सेम। जितने बच्चे कह रहे हैं t1 को अधिक समय लगेगा उनका तो बिल्कुल गलत है ही, जो t2 को अधिक समय लगेगा उनका भी गलत है बेटा। दोनों को यहाँ पर भी सेम टाइम लगेगा नीचे आने में, ध्यान समझना। इस बात को कई बार दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता बच्चों का, यहाँ देखना ध्यान से, क्योंकि सेम हाइट से दोनों को गिराया, वो तो रट्टा मार लिया, बहुत सारे बच्चों ने एक साथ गिरती हैं, ये भी एक साथ गिरेंगे। यहाँ देखना, ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसे पकड़ा, तो जैसे आप अपना हाथ हटाओगे तो नीचे क्यों गिरेगा पत्थर? ग्रेविटी की वजह से, धरती से अपनी तरफ को खींचेगी।
और धरती की वजह से धरती किसी वस्तु को नीचे खींचती है तो नीचे की तरफ उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ती है। तो मान लो कि पत्थर भी यहाँ था और 1 सेकंड के बाद ही मान लो इतना गिर गया, ठीक, छोड़ते इतना गिर गया मान लो 1 सेकंड में। अभी दूसरे वाले पत्थर को देखो, इसे आपने हॉरिजॉन्टली फेंका, आप इसे ऐसे फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी तो इसमें भी लग रही है, तभी तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ग्रेविटी की वजह से अगर ये 1 सेकंड में पत्थर इतना नीचे गिरा तो ये पत्थर भी 1 सेकंड में इतना ही नीचे गिरेगा। बस ये आपको यहाँ नहीं दिखेगा, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। क्यों? ये पत्थर कर क्या रहा है, ये नीचे गिरते 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 साथ में आगे बढ़ रहा है, यानी कि कुछ ऐसे जा रहा है। ये नीचे गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से, उसी समय में जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है साथ में आगे बढ़ रहा है इस वाली वेलोसिटी की वजह से। 2 सेकंड के बाद मान लो कि पत्थर यहाँ पे आ गया, 2 सेकंड में ये भी नीचे की तरफ उतना ही गिरेगा, ग्रेविटी दोनों पे बराबर काम कर रही है, बस ये आपको यहाँ के यहाँ दिखाई देगा। क्योंकि जब नीचे गिर रहा था तो साथ में आगे बढ़ रहा है, ये आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसके पास इस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, ये तो एक ही काम कर सकता है केवल नीचे गिरने वाला। मान लो 2.25 सेकंड के बाद इसने टक्कर मारी, ये भी जमीन पर टक्कर मारेगा, बस आपको यहाँ पर टक्कर मारते नहीं दिखेगा, यहाँ पर टक्कर मारते दिखाई देगा क्योंकि ये कर क्या रहा है, दूसरे वाला पत्थर साथ साथ आगे बढ़ रहा है। तो सेम हाइट सर आप 2 ऑब्जेक्ट लेंगे, एक को ड्रॉप कर दो, साइड से होनी चाहिए, नहीं कि कम ज्यादा कर दिया तो जो कम हाइट पर जल्दी गिर जाएगा। सेम हाइट सर एक को ड्रॉप कर दिया, लगातार नीचे गिर रहा है, इसे हॉरिजॉन्टली फेंका, ये भी नीचे गिर रहा है, बस साथ में आगे बढ़ रहा है, दोनों बिल्कुल एक साथ आगे गिरेंगे। बस फर्क कब आ जाएगा, एक मिनट आप ड्रॉप कर रहे हो ऐसे और एक को आप ऐसे थ्रो करो नीचे की तरफ, जल्दी गिर जाएगा नहीं, और आप इसे वर्टिकली नीचे की तरफ धक्का मारोगे जल्दी गिर जाएगा। ये हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली तो ये वाली वेलोसिटी के लिए आगे ले जाएगी, नीचे ग्रेविटी से स्टार्ट करेगा तो शुरुआत ये भी 0 से करेगा, नीचे की तरफ वाली स्पीड 1 सेकंड के बाद 9.8 बढ़ेगी, उस हिसाब से नीचे गिरेगा। ये भी शुरुआत की स्पीड 0 है नीचे की तरफ को, हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी, नीचे की तरफ कोई गिरेगा। तो हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी है वो केवल इसे आगे की तरफ खिसका के लेके जाएगी। तो सेम हाइट से ध्यान रखना, अगर 2 वस्तुओं को हम ड्रॉप कर दें बिल्कुल एक साथ गिरती हैं, वो इधर वाली वेलोसिटी दोनों के पास नहीं है, केवल ग्रेविटी काम करेगी, हर सेकंड स्पीड 9.8 इसकी बढ़ेगी, हर सेकंड 9.8 स्पीड इसकी बढ़ रही है, हर सेकंड 9.8 स्पीड इसकी बढ़ रही है, साथ साथ एक साथ चलेंगे, एक साथ गिर जाएंगे। ये क्या कर रही है, केवल नीचे की तरफ गिर रही है, ये नीचे तो गिर रहा है और साथ में आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये आपको ठीक यहाँ पे टक्कर मारते हुए दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। अरे बात को समझ पाओ कि नहीं समझ पाओ? इसी क्वेश्चन का एक भाई और देखेंगे अभी हम, थोड़ा सा और ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं, अब थोड़ा और ध्यान से करना है। अब मैं सेम हाइट से 2 चीजें ले रहा हूँ फिर से, इसको मैंने बेटा आगे फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से, और इसे फेंका हॉरिजॉन्टली 5 मीटर पर सेकंड से। अगर सेम हाइट से एक वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंके और एक को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंके तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर आकर गिरेगी, 2 मीटर पर सेकंड वाली की 5 मीटर पर सेकंड वाली? बताओ, सोच के बताओ, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं तुम्हें, सेम हाइट है, हम्म, देखो ये भी दोनों बेटा एक साथ ही नीचे आकर गिरेंगे। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है ना वो केवल आगे ले जाने का काम करती है, नीचे तो दोनों ग्रेविटी की वजह से गिर रहे हैं। देखो अब जैसे आपने 2 मीटर पर सेकंड से फेंका, ये भी ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा, बस फर्क क्या पड़ेगा इनमें, ये मान लो कि 1 सेकंड के में इतना नीचे गिरा, पर यहाँ के यहाँ दिखेगा क्योंकि 2 मीटर आगे निकल जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में 2 मीटर की इसकी इस दिशा में वेलोसिटी है, बस नीचे गिरते समय 1 सेकंड में 5 मीटर आगे चला जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है 5। तो ये जैसे यहाँ पे 2 सेकंड के बाद ये 4 मीटर आगे जाएगा और 3 सेकंड के बाद मान लो क्या 6, ये 2 सेकंड के बाद 10 मीटर आगे चला जाएगा, 5 की स्पीड है, और 3 के बाद 15, तो दोनों एक साथ ही जमीन पर टकराएंगे। बस जहाँ पे छोड़ा ये 3 सेकंड वाला टकराया तो 6 मीटर आगे गिरेगा और ये कहाँ गिरेगा 15 मीटर आगे गिरेगा, इसकी इस दिशा में वेलोसिटी 5 है, ये भी दोनों बिल्कुल एक साथ ही गिरेंगे। ये जो क्षैतिज दिशा वाली जो वेलोसिटी होती है वो केवल आपको आगे लेके जाएगी, ये ज्यादा है कम है, तो ये वाली वेलोसिटी क्षैतिज दिशा में ज्यादा है, तो क्षैतिज दिशा में अधिक दूरी तय करवा देगी, पर दोनों नीचे जो गिर रहे हैं ग्रेविटी की वजह से गिर रहे हैं, और ग्रेविटी क्या करती है कि दोनों एक साथ नीचे आकर गिरेंगे सेम टाइम पर, बस वो दूर मिलेगी आपको, ये फर्क पड़ेगा। स्पीड ज्यादा है तो भाई स्पीड ज्यादा है तो किस डायरेक्शन में, तो देखो स्पीड इसकी 2 इस डायरेक्शन में, स्पीड 5 इस डायरेक्शन में, तो स्पीड ज्यादा है तो ये जहां से आपने छोड़ा उससे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ये उतना दूर नहीं गिरेगा, पर नीचे की तरफ जो आ रहे हैं वो तो ग्रेविटी की वजह से आ रहे हैं, दोनों बिल्कुल एक साथ नीचे आकर गिरेंगे। ऐसा तो यहाँ पे इसकी स्पीड तो इस डायरेक्शन में 0 ही है, इसकी यू है, तो ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, नीचे टक्कर मार देगा, ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा, नीचे तो गिर रहा है साथ में आगे बढ़ रहा है। तो ये वाला पत्थर क्या है कि नीचे गिरते समय 1 सेकंड में 2 मीटर आगे गया, 1 सेकंड में नीचे गिरते 5 मीटर आगे चला गया, ये डायरेक्शन वेलोसिटी 5 है, ये भी एक साथ गिरेंगे। तो अगर सेम हाइट से हम 2 ऑब्जेक्ट गिराएं, दोनों एक साथ आकर गिरते हैं, सेम हाइट से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, एक को फेंक के मारे क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टली तो भी एक साथ गिरते हैं, दोनों को हॉरिजॉन्टली फेंक कर मारे तो भी एक साथ। अगर नीचे वाली स्पीड डायरेक्शन नीचे वाली वर्टिकल स्पीड, तो फिर जिसकी स्पीड ज्यादा होगी शुरुआत की वो पहले गिर जाएगा, उसमें तो सोचना ही नहीं है। भाई एक पत्थर को आप ऐसे फेंक रहे हो, एक को फेंक रहे हो ऐसे, तो जल्दी गिर जाएगा ये। वर्टिकल में थोड़ा ना क्वेश्चन आएगा, वर्टिकल का तो गधे से गधा बच्चा कर लेगा, इसके ऊर्ध्वाधर दिशा में जिसको वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी पहले गिरेगा क्या? अगर हवा होता तो फिर भारी वस्तु थोड़ा जल्दी गिर जाती है एयर में। हम यहाँ पे पूरे फिजिक्स में वैक्यूम का इफेक्ट मान के चलते हैं कि एयर नहीं है, ठीक है सर। लैपटॉप में पेज नहीं खुल रही तो भाई 11 बजे के बाद कॉल सेंटर फोन करना है ना, ये सारी तरह के जो इशू है भाई वो आप कॉल सेंटर पर डिस्कस किया करो। टेलीग्राम मेरा वो है जिसमें 56,000 से ज्यादा बच्चे हैं। हम आपको फिर से बता दूं कि संडे को हम एक क्लास ले रहे हैं, 2 से 5 3 घंटे की क्लास है, वो यूट्यूब पर चलेगी भाई। कल और परसों आपको छुट्टी है तो संडे को 2 बजे जो है आप आ सकते हैं सीधे सीधे यूट्यूब चैनल पर कैरेबल के, उस पर हम 100 क्वेश्चन की एक सीरीज करा रहे हैं एसएससी वाले बच्चों को। एसएससी वाले बच्चों को तो करना ही है, वो आप लोग को मैं तो साइंस ज्यादा लेवल की आती है तो आपको तो क्वेश्चन और जल्दी करने चाहिए जो एसएससी वाले कर रहे हैं। और एसएससी का बच्चा 40 सेकंड ले रहा है किसी क्वेश्चन को, तो साइंस का क्वेश्चन रेलवे वाला बच्चा 15 सेकंड में ही करना चाहिए, है ना। तो उसका लिंक जो है मैं क्लास का डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो बच्चा टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा हुआ है मैं उन्हें बता दूं, टेलीग्राम जो है हमारा इसका नाम है अंकुर सर फिजिक्स। अभी मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया था बच्चों को, लेकिन अंकुर सर फिजिक्स के नाम से 2-3 आपको चैनल दिखेंगे, वो चैनल आपको ज्वाइन करना है। इसमें 56,000 से ज़्यादा बच्चा दिखे, 56,000 से ज़्यादा, ठीक है। हाँ टेक्नीशियन का एग्जाम डेट आ गया, ठीक। अच्छा अब
सेम हाइट से दूसरे गिराएंगे, बिल्कुल एक साथ नीचे आकर गिरेंगे। काम करते हैं थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ इससे। भूल गया कौन सा प्रैक्टिस सेट था भाई ये, 5 में है कि 6 में है? चलो तीनों को लेता हूँ, इनमें से किसी एक में है। वर्क पावर एनर्जी का 5 है। फिर तो 4 में रहा होगा। देखो कितना गंदा तुक्का लगा है कि 3 सेट खोले, उन तीनों में से भी नहीं निकला जो चाहिए था। हम्म, हाँ ये देखो ग्रेविटेशन आ गया, गुरुत्वाकर्षण। इस पर आपको क्वेश्चन करने हैं गोली की रफ्तार से। हर क्वेश्चन के लिए 15-20 सेकंड मिलेंगे, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर पृथ्वी की सतह, पृथ्वी का द्रव्यमान m दिया है, त्रिज्या r दिया है, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी पूछ रहा है कि किसके अनुपाती होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी पैदा करे, है ना। ये देखो बेटा जी क्या होता है, कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, तो स्मॉल जी किसके समानुपाती हो गया, m अपॉन आर स्क्वायर के। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन। जल्दी में सीपीटी मत लगा देना। प्रतीक, तान्या सिंह, अनुज कठिया, संदीप यादव ने देखो सी लिख दिया है। यादव जी आग नाक कान खोल के क्लास लेनी है, मुंह धोकर ठंडे पानी में अगर नहा भी नहीं पा रहे तो। गौरव, विशाल, आदर्श, नवनीत, मिस अनु, सुमित, बजरंगी, गौरव, बिल्कुल ठीक आंसर है इनका एकदम। अच्छा अगले बात है, कह रहा है कि मान ले काल्पनिक ग्रह, हाइपोथेटिकल प्लेनेट मानना है, जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो इस ग्रह पर कितना होगा, ये आपको बताना है। अभी ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, बस एक क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो इसकी। अमित, गौतम, रजत, विशाल, आकांक्षा, सोनी, अभिषेक, उत्तम, करते रहो। कह रहा है कि जो ग्रह है, इसका जो द्रव्यमान है प्लेनेट का, वो धरती के मास का आधा, अरे जी लिख रहा हूं मैं, मास, इसका जो मास है ग्रह का, वो धरती के मास का आधा है, और त्रिज्या जो है वो भी धरती की त्रिज्या की आधी है। त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण जी है, तो इस ग्रह पर कितना होगा। बेटा जी के बारे में पूछ रहा है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, हटा दो। मास कितना ग्रह का, आधा, तो मास ऊपर लिखा, आधा ऊपर लिख दो। त्रिज्या भी कितनी, आधी, तो आधा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे, तो 1/2, नीचे 1/4, बार बार की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की, तो 4/2 यानी कि 2। यानी इस ग्रह पर जी की जो वैल्यू होगी, धरती पर जी की वैल्यू की दुगनी आएगी। हाँ सी बड़े लिख रहे हैं, प्रतीक, गौरव, अनुज, सुनील, अमृतराज, विशाल, तान्या सिंह, गुड। आंसर क्या इसका, 2G, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखो ऐसे ही। मिस अनु तुम्हारा गलत है भाई, दुगना आएगा ये, 8 गुना नहीं आएगा। या मास भी आधा है और रेडियस भी आधी, अगर मास दुगना होता, रेडियस आधी, तब 8 गुना बनता। साक्षी, आर्या, इंद्रा प्रकाश, विशाल, करते हो भाई। क्वेश्चन नंबर लिखा करो साथ में, खाली एबीसीडी मत लिखा करो। कह रहा है कि मान ले काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। बेटा मास जो है वो आधे के बराबर, और त्रिज्या जो है धरती की त्रिज्या की 1/3 के बराबर है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जी का मान क्या होगा। तो स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, हटा दो। मास कितना, आधा, आधा ऊपर लिख दिया। रेडियस 1/3, रेडियस का स्क्वायर कर दो, तो 1/2 नीचे हो गया 1/9, बार बार की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की, तो 9/2, यानी कि 9/2 गुना होगा। जितना धरती पर जी का मान है उसका 9/2 गुना। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। हाँ सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं समझ गया, क्योंकि सबके ठीक आ रहे हैं। देखो कितना गंदा क्वेश्चन है ये। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान बताओ। ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, पूरा ब्रह्मांड से करके आएगा ये। कितना है, 9.8। बस याद रखना कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर पर टिक मत लगा देना, पहले ऑप्शन में होता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके तो मैं आपको कमेंट में देखूंगा, सबका ठीक ही होगा ये। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था ये। यशु कुमार, करो भाई, सनी, गौरव, प्रशांत, प्रतीक, मिस अनु। अरे पिछला क्वेश्चन छोड़ो, क्यों आंसर दे रहा है उसका। ये कह रहा है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण क्या होगा। तो दूरी कर दी डबल, तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है। तो एफ इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स जो है दूरी के स्क्वायर के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूरी के वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। दूरी कर दी डबल, तो दूरी फॉर्मूले में नीचे लिखा हुआ है, दूरी डबल कर दी तो डबल का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1/4, यानी कि फोर्स पहले से 1/4 हो जाएंगे, है ना, 1/4 रह जाएंगे। तो डी आंसर हो गया। हाँ, रेड्यूस टू क्वार्टर। देखो ये क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो पहले ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे, है ना, 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये करना है, मैंने कल आपको बताना भूल गया ये। ये कह रहा है कि कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया। बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कैपिटल जी की वैल्यू लिखी, ये वैल्यू किसने कैलकुलेट की। पहले ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, न्यूटन पर टिक लगा देते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में हमने देखा। बेटा कैपिटल जी की जो वैल्यू है ना, वो एफ इजकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला देने के भी 111 साल के बाद कैलकुलेट हुई। तो न्यूटन साहब के तो बालक भी जो है रोग से धार गए होंगे तब तक। ये जो कैपिटल जी का मान है, ये हेनरिक कैवेंडिश ने ज्ञात किया है 1798। ये अपने नोट्स में लिख लेना, जहाँ पे आप नोट्स लिख रहे हो ना उसमें लिख लेना इसे। ये कभी नोट्स, ये कभी क्वेश्चन में रह जाए कि कैपिटल जी का मान हेनरिक कैवेंडिश ने
1798 में ज्ञात किया था ये। फॉर्मूला आया था 1687, 1687। तो 1687 में 111 जोड़ दो तो कितने बनेंगे? 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वाज कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1798, 1798। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में इसकी खोज की, ये आपको बताना है। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा कि हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में खोज की थी हाइड्रोजन की, है ना। ये बड़ा प्यारा। अच्छा, ये अभी मैं वेट तो बढ़ाई नहीं आपको। एक क्वेश्चन ये है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहां पर मान्य है। तो मैंने कल आपको बताया था कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल सार्वत्रिक नियम, ये हर जगह वैलिड है ना। यूनिवर्सल लॉ है, ये नहीं खाली लैबोरेटरी में काम करेगा साहब, धरती पे करेगा, मून पे करेगा, नहीं। एक क्वेश्चन देखो, ये तो आप सभी कर लेंगे, 19वें का आंसर सभी लिखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर लिखो, फिर आगे एबीसीडी। तो मेरा नेटवर्क रुक कर चल रहा है। अच्छा भाई, आपका रुक कर चल रहा है तो बड़े स्पीड का लगाओ। देखो सनी, गौरव, साक्षी क्या करें भाई बच्चों का, इतने मूर्ख बच्चे हैं। इन्हें 500 बार कह लिया कि जब भी क्वेश्चन करो पहले क्वेश्चन नंबर लिखो, पहले लिखो 19, उसके आगे एबीसीडी लिखो। मान लो आपको 19 का ए से लगा तो 19 का ए लिखेंगे, 19 का बी, खाली एबीसीडी लिख रहे हैं। इतनी स्पीड से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, पता नहीं चल रहा किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। एक ही बात को बार बार बतानी पड़ रही है, क्या करोगे तुम पेपर में? तुम यहीं पे डायरेक्शन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ए बी 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 जैसे मजाक चल रहा है क्लास में। कि पृथ्वी के कारण एक गेंद पर कार्य करने वाला बल का परिमाण Fb होता है और गेंद के कारण पृथ्वी पर कार्य करने वाले बल का परिमाण F है। तो क्या है? तो मैंने आपको कल बताया था कि जितना फोर्स धरती किसी वस्तु पर लगाएगी वो वस्तु भी धरती पर ठीक उतना ही बल लगाती है। धरती एप्पल को जितने फोर्स अपनी तरफ खींचती है, एप्पल भी धरती को उतनी फोर्स अपनी तरफ खींचता है। तो दोनों फोर्स कैसे हैं? बराबर। ठीक है। ये तो भी मैंने आपको वेट वाला नहीं बताया, ये वाला क्वेश्चन हाँ ये कर सकते हैं आप। ये कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमानों M1 M2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर है के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात कितना होगा? बेटा एक वस्तु धरती पे है, एक चांद पर है, उनके बीच में लगने वाले बलों का जो अनुपात है वो एक अनुपात है, बिल्कुल ठीक है। तो जितना फोर्स धरती पर रखी वस्तु चांद पर लगाएगी उतने चांद पर रखी वस्तु फोर्स धरती पर रखी वस्तु पर लगाएगी, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल जी का जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी। जी का मान वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत। हमने आपको बताया कैपिटल जी का यूनिवर्सल कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। ये कह रहा है कि कैपिटल जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत। कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स है 6.67 गुना 10 की पावर -11 धरती पे, चांद पे, मंगल में, कहीं पर भी है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसका ए और बी, दो स्टेटमेंट सही है, दो है गलत। इसने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, तो असत्य है सी बी और डी बी। तो सी और डी किसी में नहीं लिखा है लेकिन आंसर आएगा। देखो आपको इतना पता है कि बी तो असत्य हो ही नहीं सकती। कैपिटल जी का जो मान है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर तो सत्य ही है। इसे बी लिखा है मेरा आंसर नहीं हो सकता, बी लिखा है मेरा आंसर नहीं हो सकता, बी लिखा है ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो बचाइए, थोड़े ऑप्शन गंदे से बनाने वाले ने, रेलवे का पेपर है, बदतमीज ऑप्शन है इसके। और एक ऐसे लिख रहा है बजरंगी, तुम इसका आंसर कहां से बनाया तुम्हें लिखने का इसका? तो कह रहा है कि इनकरेक्ट बताओ। तो ये नहीं पता कि कैपिटल जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती है, इसकी यूनिट। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर है तो असत्य कैसे हो जाएगा? बी जहां पे लिखा होता है सत्य हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं पता, इतना तो पता ही है। तो कैपिटल जी मैंने बताया यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स है। इसके लिए कोई ग्रह के मास पर या वस्तु के बीच की दूरी पर उनके मास का डिपेंड नहीं करती, हर जगह फिक्स है। ये वाला क्वेश्चन भी अभी हम हाँ कर सकते हैं, ये वाला भी। ठीक है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी ऑन द मून इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑन द अर्थ। कैपिटल जी पूछ रहा है, कैपिटल जी का मान तो हर जगह सेम होता है पूरे ब्रह्मांड में। ये स्मॉल जी नहीं पूछा, कभी कहोगे जी 1/6 होता है, वो स्मॉल जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कह रहा है कि 26.66 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन जो फोर्स है वो लगता है 2 किलोग्राम की वस्तु के बीच में 1 मीटर दूर रखी हूं। सोल्व कर लो। F इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 गुना 10 की पावर -11, पहले उसके पास 2 किलोग्राम, दूसरे का भी 2 किलो, दूरी 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 की 6 मीटर लगेगा, 24 थोड़ा बड़ा आएगा, यानी कि 26.66 गुना 10 की पावर -11 आ जाएगा। ये ठीक है, ये पहले वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 1/6 ऑन द मून, ये बिल्कुल गलत है, वो स्मॉल जी होता है 1/6 ना कि कैपिटल जी। कैपिटल जी हर जगह सेम होता है, गलत है ये। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स होता है दूरी के वर्ग के स्क्वायर के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें भी इनकरेक्ट पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। असत्य स्टेटमेंट कौन सी है? एक तो ए और एक सी। ए और सी यानी कि अरे सॉरी, तो सही है ना। जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के मान के बराबर होता है, मैंने वहां पर राइट लगा रखा है, क्रॉस लगा दिया। देखो ये तो स्टेटमेंट सही है कि जी का चंद्रमा मान पृथ्वी जी के मान के बराबर है। तो स्टेटमेंट सी गलत है, तो ओनली सी यानी कि इसमें लिखा डी में, तो डी इसका आंसर है। ठीक है। एक देखो बच्चा सुनील कुमार यादव कितना मूर्ख है ये, ऐसा मन कर रहा है ऑफलाइन क्लास में हो, जैसे कम से कम आधे घंटे इसकी पिटाई हो, 25 मिनट में नहीं, कल जी प्रैक्टिस सेट करवाए। क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है क्लास में? कुछ करा जाए इस बच्चे का? सुबह 7:30 से 8 डेली आधे घंटे तक प्रैक्टिस सेट होता है। अभी मैंने बताया संडे को 3 घंटे की क्लास है, क्लास में आना जाना है नहीं, ज्ञान देना आ जाएंगे क्लास में। ये अगर भाई मैं बता रहा हूँ, ये अगर हमारे शहर में होता, मुजफ्फरनगर मेरठ साइड में, और मैं स्कूल में पढ़ रहा होता, तो उसका रंगारंग कार्यक्रम चलता अभी आधे घंटे, और एकदम बिल्कुल सही होता है, उसका दिमाग एकदम सेट हो जाता है। जो नहीं भटका हुआ है ना, जो पढ़ना नहीं है, आके बस क्लास में ज्ञान छाटना है, ये एकदम बिल्कुल सही दिशा में ज्ञान एकदम चैनलाइज होता है। फिर प्रैक्टिस सेट करवाए।
बता दें कि प्रैक्टिस सेट क्या होता है? पहले प्रैक्टिस सेट पता कर क्या होता है प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का। मैत्र रविंद्र राउत, बड़ी जल्दी आ गया भाई तुम क्लास में, बड़ी जल्दी पहला आंसर देखा मैंने तुम्हारा। देखो गणेश को बड़ा दुख हो रहा है, सर आधा घंटा नहीं, ठंड बहुत है, ठंड के साथ को देखते हो तो 10 मिनट बहुत है। ऐसे हरकत तो हमारे मास्टर होते थे हमारे जमाने वाले, गिरा के भाई साहब कोनी कोनी देते थे एकदम, कोनी घुटने से नीचे बात ही नहीं करते थे वो, और डंडा भी ऐसे लेके आते थे, एक बार ले लिया पूरे जिंदगी तक वो चलता, टूटे बिना, इतना मजबूत खतरनाक, हड्डी टूट जाए डंडा ना टूटे। करेंगे द वैल्यू ऑफ जी और मून इज इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। तो जी चंद्रमा जी का मान पृथ्वी के मान के बराबर, ये वाला पहले वाले की तरह ही है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी दो वस्तु जिनका मास 2 किलोग्राम इतना बल लगेगा, पिछले क्वेश्चन में भी सेम था ये, ठीक है। लेकिन न्यूटन का जो ग्रेविटेशन वैल्यू लेबोरेटरी में केवल ये गलत हो गया, करेंगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपात होता है, ठीक है। सी स्टेटमेंट है भी गलत, इसका आंसर भी डी है। देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ए बी और डी ये तीनों स्टेटमेंट तो सेम है, बस यहाँ पे सी स्टेटमेंट में क्या था कि जी का मान चंद्रमा पर 1/6 होता है, कैपिटल जी का मान, और यहाँ पे कह रहा है कि न्यूटन का नियम लेबोरेटरी में काम करता है, यानी कि रेलवे ने एक सेट में पूछ लिया और एक में पूछ लिया होगा, ठीक है। उसका आंसर भी क्या है डी। तो आज के लिए रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। स्टेटमेंट देखना ध्यान से, गलत पूछ रहा है यही पे टिक मत लगा देना, इसे पे टिक लगा जाओ। तो हम क्या करेंगे, अब संडे को मिलेंगे यूट्यूब पर, है ना। और सभी को मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आपको बताया टेलीग्राम चैनल आज अंकुर सर फिजिक्स, उसे ज्वाइन कर लेना, उसका हम लिंक डालेंगे क्लास का, ठीक है। तो उसे भूलना नहीं है, संडे को मिलेंगे 2 से 5 वाले सेशन में, बस वो क्वेश्चन करेंगे और स्पीड से करने होंगे आपको, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर। ये कह रहा था मिस करा जी, आपकी थ्योरी कहाँ पर मिलेगी? गहरी सांस लेना चाहिए ना, आदमी गुस्सा कम करना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, थ्योरी कहाँ मिलेगी? चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय, थैंक यू।